हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता को समझने वाले हैं। पहले तो हम इसका जो टाइटल है, कविता का जो शीर्षक है, उसका मतलब समझते हैं। पर्वत प्रदेश मतलब पहाड़ी एरिया, माउंटेनस एरिया, जहाँ माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, ऐसे एरिया को, ऐसे प्रदेश को पर्वत प्रदेश कहते हैं। पावस मतलब बारिश या वर्षा। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाकों में वर्षा ऋतु के समय जो खूबसूरती होती है उसका सजीव चित्रण किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मीनिंग्स यहाँ लिखे हैं। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। परिवर्तित बदलना, चेंज होना। प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हुआ है, बारिश का आगमन हुआ है वहाँ, और जिसकी वजह से प्रकृति में, इस नेचर में बार बार बदलाव आ रहे हैं। कैसे बदलाव आ रहे हैं? तो कभी वहाँ बादल छा जाते हैं, तो कभी मूसलाधार बारिश शुरू होती है, और कभी तो धूप निकलती है। इस तरह वर्षा ऋतु आने पर पर्वतीय इलाकों में प्रकृति अपने रूप बार बार बदल रही है। इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ों की आकार की तुलना करघनी से की है। करघनी मतलब कमर में बांधने वाला एक आभूषण। कवि आगे कहते हैं कि पहाड़ पे बहुत सारे हजारों फूल हैं, और कवि इन फूलों को पहाड़ के पुष्प रूपी आंखें कहते हैं। दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें। कवि कहते हैं कि इस पहाड़ के चरणों में एक बड़ा सा तालाब फैला हुआ है, और वह तालाब कैसा है? तो एक विशाल दर्पण जैसा है। दर्पण, आईना, मिरर, एक बड़े से ह्यूज मिरर जैसा है, और इस आईने में पहाड़ अपने आप को देखता है। पहाड़ अपने विशालता का और सौंदर्य का अवलोकन बार बार करता है, मतलब वह बार बार अपने विशालता को और सौंदर्य को इस तालाब में देखता है। और कैसे देखता है? तो पहाड़ के ऊपर जो सहस्र फूल हैं, उन फूलों को पुष्परूपी आंखें कहा गया है, और उन पुष्परूपी आंखों से पहाड़ अपनी विशालता को और अपनी सौंदर्यता को तालाब रूपी दर्पण में देखता है। इन पंक्तियों में कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वत से अनेक झरने निकलते हैं, और वो कैसे निकलते हैं? गिरि का गौरव गा कर निकलते हैं। वो झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं, और इन झरनों की करतल आवाज़, उनकी झरझर आवाज़ कवि के नस नस में मस्ती और उत्साह भर देती है। पहाड़ की ऊंचाइयों से जब झरने नीचे आते हैं तो वो बिल्कुल मोतियों की लड़ियों की तरह सुंदर दिखते हैं। और ये झरने कैसे हैं? तो झाग से भरे हुए हैं। झाग मतलब फेन, बुलबुलों का समूह, उसे झाग कहते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरनों का पानी जब नीचे गिरता है, उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, उन्हें मोतियों की लड़ियाँ कहा गया है। निर्झरों का झाग दिखता है। झाग मतलब फेन, बुलबुलों का समूह, बबल्स। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, आकांक्षाओं से तरुवर। पर्वतों पर अनेक पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और वह ऊंचे पेड़ पर्वतों के हृदय से निकले हैं। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह पेड़ ऊंचा उठने की कामना कर रहे हैं। वह पेड़ झांक रहे हैं। कहाँ झांक रहे हैं? तो नीरव नभ पर, शांत आकाश की तरफ देख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है मानो उन्हें आकाश तक पहुंचना है। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, वह एक टक देख रहे हैं, एक टक पलके नहीं झपकाना, और स्थिर होकर आकाश की तरफ देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो उन्हें आकाश तक पहुंचना है, पर वो कुछ चिंतित भी है, कुछ चिंता पर, वह कुछ चिंतित भी मालूम हो रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बदला हुआ रूप दर्शाया है। इससे पहले पंक्तियों में कवि ने बारिश की वजह से या वर्षा की वजह से प्रकृति में जो खूबसूरती आई थी इसका वर्णन किया है, और यहाँ बारिश के कारण रूप अचानक से बदल गया है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि घनी धुंध छा गई। धुंध, मिस्ट, कोहरा, फॉग भी कह सकते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे भूधर पहाड़ अचानक से गायब हो गया, कहीं खो गया है। फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर पारे के समान धवल और चमकीले पंख, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसे लग रहा है कि पूरा आकाश, अंबर आकाश धरती पर आ गया है, और धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ झरने की झरझर आवाज सुनाई दे रही है। धस गए धारा में सब है शाल, मौसम इतना डरावना हो गया कि शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धस गए हैं, धरती के अंदर छुप गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, आसमान में बहुत सारे काले बादल छाए हुए हैं और उन बादलों की परछाई तालाब में आई है, तो ऐसे लग रहा है कि तालाब जल गया है। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान बादल रूपी विमान, विचर घूमना। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको यह कविता समझ आई होगी, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए।